हेलो, क्या हाल चाल। मैं आशीष फिर से आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने परिवार में, तक्षशिला यूके में। देखिए, इस बार हम लोग लास्ट क्लास में हमने जब उत्तराखंड का टेस्ट लिया था या उत्तराखंड के एमसीक्यूज हमने देखे थे, तो आप लोगों ने काफ़ी अच्छा अटेम्प्ट किया था, काफ़ी अच्छा आप लोगों ने जवाब दिया था। इस बार फिर से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। हमारे एक्चुअली मैंने इसमें 3 ज़िले न डाल करके 2 ज़िले डाले हैं, चंपावत और बागेश्वर। चमोली अभी इसमें नहीं डाला है, बहुत बड़ा वीडियो हो जा रहा था, फिर बहुत ज़्यादा सवाल हो जा रहे थे, तो वो मैं उसे अलग से बाद में लूँगा। ठीक है, अभी चंपावत और बागेश्वर की हम लोग चर्चा करेंगे। तो पहले जो स्टार्टिंग है, ये चंपावत के ज़िले से रिलेटेड जो भी सवाल हो सकते हैं जो पेपर में आए हैं, हम उनकी चर्चा करते हैं। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं अपने पहले सवाल की कि चंपावत की स्थापना किस चंद शासक ने की। चंपावत की स्थापना किस चंद शासक ने की? थोहरचंद, सोमचंद, ज्ञानचंद या रुद्रचंद? ऑप्शन फिर से सुनिए, थोहरचंद, सोमचंद, ज्ञानचंद या रुद्रचंद। देखिए, आप सभी जिन लोगों ने क्लास ली है या जिन लोगों ने चंपावत जिला मुझसे पढ़ा होगा, उन्होंने देखा होगा कि यहाँ होता क्या कि मुंबई से एक राजा आता है जिसका नाम क्या है, सोमचंद है। ठीक है, जिसका क्या नाम है, सोमचंद नाम है। और वहाँ की रानी ब्रह्म सिंह की जो राजधानी है, ब्रह्म सिंह की जो बेटी है उसका नाम है चंपा। तो चंपा से शादी करता है और शादी करने के बाद यहीं पे क्या एक किले का निर्माण कराता है जो आपका राजबुंगा का किला है। ठीक है, राजबुंगा किला है। तो यहाँ चंद वंश की स्थापना अगर कहूँ तो मैं कुमाऊँ में किसने की है, वो सोमचंद ने की है। किसने की है? सोमचंद ने की है। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिए, लदिया नदी व काली नदी का संगम कहाँ पर होता है? लदिया नदी व काली नदी का संगम कहाँ पर होता है? रीठा साहिब, पंचेश्वर, चूका या मटियानी? देखिए, अच्छा सवाल है, आप लोगों ने ध्यान से देखना पड़ेगा। रीठा साहिब, पंचेश्वर, चूका या मटियानी? देखिए, आपने अगर देखा था तो इधर से आपकी एक लदिया नदी आई थी और इधर से आपकी एक रतिया नदी आई थी। इसी कोने पर आपको रीठा मीठा साहिब यहाँ देखने को मिला था। ठीक है, ये आगे बढ़ जाती है नदी चंपावत लोहा घाट से आगे होती भी आपकी मंदिर की जो घटोत्कच मंदिर है, घटको देवता का मंदिर, उससे आगे बढ़ती है और इधर से आपकी पिथौरागढ़ से होती हुई आपकी एक नदी आती है जिसका नाम है काली नदी। तो यहाँ बीच में जो इसका संगम होता है उस जगह का नाम है चूका। उस जगह का नाम है चूका जगह। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? चूका इज द सी आंसर। लदिया नदी व काली नदी का संगम कहाँ पर होता है? चूका में होता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। राजबुंगा किले का निर्माण किस चंद शासक ने कराया? सोमचंद, भीष्मचंद, कल्याणचंद्र या थोहरचंद? ठीक है, सोमचंद, भीष्मचंद, कल्याणचंद्र या थोहरचंद? देखिए, यहाँ पे आंसर आपको पता चल गया क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 भी इससे जुड़ा ही था। ये राजबुंगा किले का निर्माण सोमचंद ने करवाया था। किसने? सोमचंद ने इसका निर्माण करवाया था। ये इज द राइट आंसर है। नहीं, आपको बात करूँ, कल्याणचंद ने क्या किया था, अपनी राजधानी बदल दी गई थी चंपावत से कहाँ, अल्मोड़ा की तरफ उसने शिफ्ट कर दी थी। ठीक है, तो ये सब बातें आपको पता ही हैं। आगे बढ़ते हैं। कत्यूरी कालीन ब्रह्मदेव मंडी किस स्थान पर स्थित थी? कत्यूरी कालीन ब्रह्मदेव मंडी किस स्थान पर स्थित थी? लोहाघाट, बनबसा, बाराकोट, टनकपुर? फिर से सुनिए, लोहाघाट, बनबसा, बाराकोट, टनकपुर। ये सवाल आप लोगों के लिए थोड़ा मुश्किल हो रहा होगा। देखिए, यहाँ से जो भी आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा उसे आप अपने चंपावत जिला जहाँ हमने पढ़ा था, जो भी आपके नोट्स हैं उस नोट्स में आप लोग वहीं पे नोट मार करके कॉपी कर देना। ठीक है, जिससे आपको आगे आने वाले पेपर में कभी कुछ भी ऐसा कुछ आता है तो आप वहाँ अटैम्प्ट कर सकें। इसका सही आंसर जो बनेगा वो बनेगा टनकपुर। ठीक है, टनकपुर जो मैंने दिखाया था आपको नीचे, टनकपुर, बनबसा जो आपको नीचे की तरफ दिखाए गए थे यहाँ पे ज़िले में, जब हम चंपावत जिला हम लोगों ने पढ़ा था तो टनकपुर और बनबसा हमने नीचे की तरफ दिखाया था। यहाँ से आप सबको पता चला था कि टनकपुर में 1-2 बातें और यहाँ से जुड़ी हुई हैं कि टनकपुर में क्या है, यहाँ जो है वो प्राचीन नाम इसका ग्रासटीनगंज होता है। टनकपुर का प्राचीन नाम क्या है? ग्रासटीनगंज है। और ज़िले की सबसे सर्वाधिक आबादी वाला नगर आपका ये टनकपुर ही है। सर्वाधिक आबादी यहाँ पॉपुलेशन कहाँ है आपकी? टनकपुर वाले क्षेत्र में ही सर्वाधिक आबादी देखने को मिलती है। और ब्रह्मदेव मंडी भी कहाँ पे? आप इसे बढ़ा देंगे यहाँ पे, टनकपुर इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किस ताल के निकट स्वामी विवेकानंद आश्रम स्थित है?
स्वामी विवेकानंद आश्रम किस ताल के निकट? श्यामला ताल, झिलमिल ताल, द्रोण ताल, गिरी ताल। श्याम ताल, झिलमिल ताल, द्रोण ताल, गिरी ताल। देखिए ये आपको देखने को मिलेगा किसके पास? श्याम ताल के या श्यामला ताल के, ठीक है। जिसमें आपका विवेकानंद के आश्रम का निर्माण किसने किया था? इन्हीं के एक जो शिष्य थे विराजानंद, ठीक है, इन्हीं के शिष्य थे, उसका क्या नाम था? विराजानंद ने किस वर्ष में भी किया था आप वो भी बता सकते हैं। 1914 में इसका निर्माण कराया गया था। और ये नीले पानी का ताल है, इसमें आप श्यामला ताल के भी बता सकते हैं, नीले ब्लू रंग के पानी का ताल ये आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये यहाँ से आपको पता चलेगा। आगे बढ़ता हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो क्या है, देखिएगा ध्यान से कि रीठा साहिब गुरुद्वारा किस नदी के तट पर है? रीठा साहिब गुरुद्वारा किस नदी के तट पर है? देखिए बहुत आसान सा सवाल है, आप आसानी से बता सकते हैं। लोहावती नदी के तट पर, लदिया नदी के तट पर, सरयू नदी के तट पर या चंपावती नदी के तट पर। आप बता सकते हैं आसानी से किसके तट पर है। देखिए आंसर का जवाब दीजिएगा। चलो मैं आपका ये आंसर करता हूँ, ध्यान से देखिएगा। देखिए आप क्वेश्चन पढ़ने के बाद उसे एक बार क्या कर लिए, पॉज कर लिया करें, तब आंसर का आप मुझे कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिए। जिससे क्या होगा कि आपको अपनी समझ से समय मिल जाएगा और खुद को पता चलेगा कि मैं कितना इसमें जान पा रहा हूँ या जान पा रही हूँ, ठीक है। तो आप ध्यान से मैं बताता हूँ। लोहावती नदी के किनारे क्या है? लोहा घाट। तो लोहा घाट तो है लोहावती नदी के किनारे। चंपावती नदी के किनारे है चंपावत। तो ये तो आंसर नहीं हो रहे हैं। बचा सरयू और ददिया। सरयू और लदिया नदी के किनारे में नहीं है। यहाँ से एक नदी बताई थी आपको, लदिया आती है, और नीचे से आपकी एक नदी आती है, ददिया आती है। इन दोनों के संगम पे आपको देखने को मिलता है रीठा मीठा साहिब जो गुरुद्वारा है, ठीक है। यहाँ पर नानक देव जी का आगमन हुआ था, ये आपको बताया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे ददिया तो ऑप्शन में नहीं है, लेकिन लदिया ऑप्शन में है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, लदिया। आगे बढ़ते। निम्न में से कौन सा मेला पाषाण युद्ध से संबंधित है? निम्न में से कौन सा मेला पाषाण युद्ध से संबंधित है? लड़ीधुरा मेला, देवीधुरा मेला, पूर्णागिरी मेला या गोरा अट्ठावली मेला, ठीक है। लड़ीधुरा मेला, देवीधुरा मेला, पूर्णागिरी मेला, गोरा अट्ठावली मेला। तो ये आपका पाषाण युद्ध से जो जुड़ा हुआ है वो आप बता सकते हैं वो कौन सा है। देखिए वो है आपका देवीधुरा मेला, जो कहाँ पे लगता है? देवीधुरा में। माता बारही का जो मंदिर है वहीं पे ये मेला आपको देखने को मिलता है। माता बारही के मेले के लिए ये लगता है वहीं पे, और ये पाषाण युद्ध के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है। और देखिए यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि जो इस बारही मेले में पाषाण पत्थरों का फेंकते हैं उसे क्या बोलते हैं? ध्योके। उन्हें क्या बोलते हैं? ध्योके। ये इम्पोर्टेंट आपको मैंने बताया था, उन्हें क्या बोलते हैं? ध्योके बोला जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। काली नदी व सरयू नदी का संगम स्थल क्या है? काली नदी व सरयू नदी का संगम स्थल क्या है? ये कहाँ पे मिलती है काली नदी और सरयू नदी? चलिए जवाब रामेश्वर तीर्थ, पंचेश्वर, मानेश्वर, क्रांतेश्वर। रामेश्वर तीर्थ, पंचेश्वर, मानेश्वर या क्रांतेश्वर, ठीक है। देखिए ये कहाँ मिलती है आपकी, आपको अगर याद होगा तो मैंने आपको बताया था कि इधर पिथौरागढ़ की तरफ से एक नदी आती है जिसका नाम है काली नदी, और इधर ऊपर से आपका अल्मोड़ा वाले क्षेत्र से एक नदी आती है जिसका नाम है सरयू। ये सरयू है, ये काली नदी है। इन दोनों के संगम पे ये पिथौरागढ़ आपको इधर देखने को मिलेगा, इधर आपको अल्मोड़ा देखने को मिलेगा, और नीचे आपका नेपाल वाला क्षेत्र होता है। तो यही कोने पे एक जगह है जिसे क्या बोलते हैं? पंचेश्वर, जहाँ पंचेश्वर मंदिर भी है, पंचेश्वर बांध भी मिलेगा आपको देखने को। तो ये यहाँ इसके संगम पे क्या है? पंचेश्वर है। तो राइट आंसर इज बी, इसका राइट आंसर है बी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, चंपावत जिले की स्थापना कब हुई है? चंपावत जिले की स्थापना कब हुई? तो ये आप जानते हैं कब हुई है। 12 सितंबर 1997, 13 सितंबर 1997, 14 सितंबर 1997 या 15 सितंबर 1997। ये तो आपने याद किया होगा, मुझे पता है कि 1997 में हुई है, लेकिन चारों ऑप्शन में क्या है? 1997 रख दिया गया है, ठीक है। तो 12, 13, 14, 15 आप बिल्कुल भली बात ही देखिए, बेहोश नहीं होना है सवाल को देख के, क्योंकि आप कहाँ पढ़े हैं? तक्षशिला यूके के साथ पढ़े हैं, तक्षशिला
संस्थान के साथ पढ़े हैं तो आप बेहोश नहीं होंगे, क्योंकि मैंने आपको एक एक चीज़ बताई है। तो इसका सही आंसर आपको है 15 सितंबर 1997। ठीक है, यहीं अगर मैं बात करूं कि चंपावत के साथ यहाँ 3 जिले और भी तो बनाए गए थे 97 में, आपको याद है, आपको बताया था मैंने, RCB आप याद कर सकते हैं। रुद्रप्रयाग, चंपावत और बागेश्वर, तीनों जिले एक साथ बने हैं। RCB, रुद्रप्रयाग, चंपावत और बागेश्वर, तीनों जिले 1997 में बने हैं। तो ये बात आपको याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा मंदिर काली व सरयू नदी के संगम पर स्थित है? इससे आसान सवाल मुझे नहीं लगता आपको कोई मिल सकता है। ठीक है, अभी भी मैं पीछे डिस्कस ही करके आ रहा हूँ कि निम्न में से कौन सा मंदिर है जो काली व सरयू नदी के संगम पर है? मानेश्वर महादेव, पंचेश्वर महादेव, क्रांतेश्वर महादेव या बालेश्वर महादेव। तो ये कौन सा मंदिर है? जी हाँ, ये सही आंसर आपने पिक किया है, ये है बी, पंचेश्वर महादेव, जिसे आप चोमू या चोमुहू मंदिर भी बोलते हैं, जो क्या है कि जो आपके पशुओं की रक्षा के लिए ये मंदिर है। ठीक है, ये भगवान शिव का मंदिर है, पंचेश्वर महादेव। आगे बढ़ते हैं। स्कंद पुराण के मानस खंड में कौन से पर्वत का विवरण है जिस पर भगवान विष्णु ने कूर्मा अवतार लिया था? आसान सवाल है, अगर आपने ढंग से क्लासेस देखी हैं तो आप बिल्कुल सही से आंसर करेंगे। माउंट एबट, अन्नपूर्णा पर्वत, क्रांतेश्वर पर्वत या इनमें से कोई नहीं। माउंट एबट, अन्नपूर्णा पर्वत, क्रांतेश्वर पर्वत या इनमें से कोई नहीं। अगर आपको याद हो, ठीक है, कूर्म का मतलब होता है कछुआ। क्या? कछुआ कूर्म का मतलब होता है। तो कछुआ का जो अवतार है, इसके विषय में मैंने आपको बताया था, एक मंदिर बताया था, क्रांतेश्वर मंदिर, और उसी मंदिर को कहाँ पे है? वो क्रांतेश्वर पर्वत पे। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, क्रांतेश्वर पर्वत। चंपावत जनपद में कितनी विधानसभा सीटें हैं? देखिए, ये सवाल बहुत ही खतरनाक तरीके से आपसे पूछ लिया गया है कि कितनी सीटें चंपावत जनपद में, कितनी विधानसभा सीटें, ये आपको बताना है। ये आपका ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर बी है 2, ऑप्शन नंबर 3 ये है आपका सी, ऑप्शन नंबर है 3, और ऑप्शन नंबर डी है 4। कि कितने जिले से, मतलब कितनी सीटें यहाँ पे हैं, ये आपको बताना है। ठीक है, आप जल्दी जल्दी मुझे जवाब दीजिएगा। कितनी सीटें आपको यहाँ क्या है, कितनी विधानसभा सीटें आपको देखने को मिलती हैं चंपावत में, ये आप ज़रूर बताइए मुझे जल्दी से जल्दी। कितनी सीटें हैं चंपावत में? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 2। जी हाँ, 2 सीटें हैं। मैंने आपको बताया था कि 2 ही बड़े बड़े शहर हैं यार यहाँ पे। एक आपका, जब इस नदी के किनारे हमने देखा था, नीचे चंपावत था और ऊपर लोहाघाट। ठीक है, तो ये बेसिकली ये सवाल अधिकतर पेपर में पूछते नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आपसे पूछा जाता है तो आप बता देना कि चंपावत और लोहाघाट 2 ही यहाँ पर विधानसभा सीटें आपको देखने को मिलती हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का सबसे छोटा जनपद है। देखिए कि क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का सबसे छोटा जनपद कौन सा है? चंपावत, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर या नैनीताल? चंपावत, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर और नैनीताल। देखिए, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका चंपावत। ये क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का सबसे छोटा जनपद है। बगवाल मेले, देवीधुरा मेले का आयोजन निम्न में से किस मंदिर में किया जाता है? ठीक है, जो बगवाल मेला है या देवीधुरा मेला जिसे बोलते हैं, का आयोजन निम्न में से किस मंदिर में किया जाता है? पूर्णागिरि देवी मंदिर, बारही देवी मंदिर, हिंगला देवी मंदिर या बालेश्वर मंदिर? पूर्णागिरि देवी मंदिर, बारही देवी मंदिर, हिंगला देवी मंदिर या बालेश्वर मंदिर? तो इसका सही जवाब आप सभी जानते हैं, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, बारही देवी मंदिर, जो कहाँ पे है? देवीधुरा में है। वहाँ पे इसका बगवाल मेले का क्या होता है? आयोजन होता है। ये किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है? ये अपने पाषाण युद्ध के लिए क्या है? प्रसिद्ध है। पत्थरों का युद्ध यहाँ देखने को मिलता है। पुराने समय, प्राचीन समय में ये पत्थरों का युद्ध हुआ करता था। आजकल इसे बदल दिया गया है क्योंकि इसे चोट लगने की संभावना ज़्यादा होती थी, और इसी युद्ध को एक नाम भी दिया गया, आपके जो जिम कॉर्बेट है उन्होंने, कि मैन ईटर ऑफ कुमाऊँ। क्या बोला गया है? मैन ईटर ऑफ कुमाऊँ। तो इस बात को भी आप अच्छे से याद रखना। इसी मेले को क्या बोला गया है? मैन ईटर ऑफ कुमाऊँ। उनकी एक किताब है, उसी में इसका वर्णन किया गया है। ठीक है, तो बारही देवी मंदिर में पाषाण युद्ध के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है देवीधुरा मेला।
अद्वैत आश्रम या मायावती आश्रम की स्थापना कब की गई थी? अद्वैत आश्रम या मायावती आश्रम की स्थापना कब की गई थी, ये आपको बताना है। ठीक है, देखिए 1999 ये तो अभी है, ये तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता। 1902, 1899 या 1903, 1902, 1899 या 1903। देखिए इसका सही जवाब जो होगा वो हो जाएगा आपका 1899। यहाँ पे अद्वैत आश्रम मायावती आश्रम की स्थापना की गई। क्यों? क्योंकि यहाँ पहले ही 1901 में विवेकानंद ने क्या किया है, रामकृष्ण शांति मठ बनाया है। उससे पहले अद्वैत आश्रम यहाँ पर हुआ करता था। तो 1901 से पहले का ऑप्शन ये भी तो नहीं है, ये भी नहीं है, ये तो अभी फिलहाल ही है। तो क्या बचता है आपका ऑप्शन नंबर सी। देखिए आपको जितनी बातें मैंने बताई, अगर उन बातों को आप अच्छे से करते हैं तो आप अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएंगे एमसीक्यूज को, कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। ठीक है, आप बस क्या है अपने आप चीज़ों को अच्छे से आपको देखते जाना है। आगे बढ़ा हम लोग, निम्न में से कौन सा सूर्य मंदिर चंपावत जनपद में स्थित है? तो सूर्य के एक मंदिर है, आप अलग अलग जगह आपको बहुत सारे सूर्य मंदिर दिखाई देंगे। एक मंदिर चंपावत में भी है, वो कौन सा है? मडगा सूर्य मंदिर, घोड़ा खाल का सूर्य मंदिर, कटारमल सूर्य मंदिर या खेती खान का सूर्य मंदिर। मडगा, घोड़ा खाल का, कटारमल का, खेती खान का। जल्द से जल्द इसका जवाब आप लोग पोस्ट करें। ठीक है, देखिए इसका सही जवाब जो है वो मैं देता हूँ। इसका सही जवाब आपका है खेती खान का सूर्य मंदिर। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो खेती खान का सूर्य मंदिर आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। महाभारत कालीन बाणासुर का किला किस जनपद में स्थित है? देखिए यहाँ पे काफ़ी सारे किले जो है वो आपको बताए गए थे। ठीक है, किस जनपद में स्थित है वो देखना है। रुद्रप्रयाग, चमोली, चंपावत, अल्मोड़ा। ठीक है, सीधा सा सवाल आपको मिल गया यार कि चंपावत जिले की बात कर रहे हैं, तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा? चंपावत जिला हो जाएगा। चलिए ये तो आपने बता दिया, लेकिन इसके अलावा आप मुझे 2 किलो के और नाम आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि चंपावत जिले में और कौन कौन से 2 किले आपने देखे थे। आप मुझे इसके जवाब दीजिए जल्द से जल्द कीजिए कि चंपावत जिले में बाणासुर किले के अलावा 2 और कौन कौन से किले थे। साथ ही बाणासुर किले का दूसरा नाम भी आप मुझे जल्द से जल्द बताइए। जल्द से जल्द आप मुझे बताइए कि बाणासुर किले का दूसरा नाम क्या है और चंपावत में इसके अलावा 2 और कौन कौन से किले हैं। जल्दी देखिए, हाँ काफ़ी लोग कर रहे हैं। तो बाणासुर का किला जो है, इसे दूसरा नाम इसका देखने को मिलेगा मरकोट का किला। स्थानीय भाषा में से क्या बोलते हैं? मरकोट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मरकोट का किला बोलते हैं। और यहाँ पे 2 किले कौन कौन से? एक बहुत ही फेमस सोमचंद द्वारा जो है वो राजबुंगा का किला है, बहुत ही फेमस है, यहाँ का इंपॉर्टेंट बनता है। और दूसरा यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि लोहा घाट में किला है सिरमोही का किला, आप वो बता सकते हैं। एक आपका गोला चोड़ का किला यहाँ बताया गया था, तो दूसरा आप सिरमोही किला या गोला चोड़ का किला कर लो। चलो गोला चोड़ का किला, गोला चोड़ का किला आपको यहाँ पर बताया गया था। ठीक है, तो आपने चीज़ें बस ध्यान रखनी है। आगे बढ़ते हैं। देखिए चंपावत राज्य के कितने जनपदों के साथ ये अपनी सीमा साझा करता है, ये आपको बताना है कि चंपावत राज्य के कितने जनपदों से अपनी सीमा साझा करता। देखिए ये सवाल जो है वो कई बार आपको पेपर में ऐसे दिखा मिलेगा। ये केवल चंपावत जिले से नहीं, आपके जितने भी जिले हैं, 13 जिले हैं, उनसे किसी से भी आपसे पूछा जा सकता है कि अपने पड़ोसी कौन कौन से हैं, उनसे अपनी सीमा जो साझा करता है। देखिए अगर आपने मुझसे पढ़ा है, ढंग से क्लास ली है और आपने सही से मैप को पढ़ा है, जो मैं आपको मैप के माध्यम से पढ़ाता हूँ, आपको मानचित्र को अच्छे से बारीकी से समझाता हूँ, अगर आपने देखा तो आप इस सवाल को कभी गलत नहीं करेंगे। ये 2 जिले या 3 या 4 या 5 जो भी इसमें ऑप्शन दिए गए हैं, आप उसे पिक कर सकते हैं। देखिए मैंने चंपावत के लिए आपको एक वर्ड आपको याद कराया था, जिसे आप मैंने बताया था कि आप इसे क्या करेंगे? अनुप याद करेंगे। क्या याद करेंगे? अनुप। मतलब किस किस के साथ ये अपनी सीमा साझा करता। तो मैंने आपको ये बना करके भी दिखाया था कुछ इस तरीके से, अगर आपको याद हो तो। यहाँ अल्मोड़ा आपको यहाँ ऊपर की तरफ दिखता है, नीचे आओगे तो यहाँ नैनीताल दिखता है। ठीक है, इधर नीचे आओगे तो आपको उधम सिंह नगर दिखता है, और साइड में जाओगे तो आपको यहाँ ठीक है क्या है, नेपाल दिखाई देता है, और पी से आपका बनता है पिथौरागढ़। तो कुल मिला के नेपाल तो कोई हमारा राज्य नहीं है या राज्य का जनपद नहीं है, ये अलग देश है। तो इसके साथ एक देश के साथ सीमा साझा करता है वो नेपाल है। इसके अलावा अल्मोड़ा, नैनीताल, पिथौरागढ़ और उधम सिंह नगर 4 जिलों के साथ ये अपनी सीमा साझा करता। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी,
4 जिलों के साथ। आगे बढ़ते हैं। बालेश्वर धाम मंदिर का निर्माण किसने करवाया? देखिए, बालेश्वर धाम मंदिर का निर्माण किसने कराया, आपसे सवाल पूछा गया है। ठीक है, तो ये है आपका कत्यूरी शासकों ने, चंद शासकों ने, कुषाणों ने या शकों ने। ठीक है, आपसे पूछा गया कि बालेश्वर धाम जो एक्चुअली क्या है, सप्तेश्वर जो धाम है भगवान शिव के चंपावत में देखने को मिलते हैं, उन्हीं का हिस्सा है। वो कौन कौन से हैं आप सभी जानते हैं। एक बालेश्वर है, डिप्टेश्वर है, क्रांतेश्वर है, ऋषेश्वर है, घटकेश्वर है, मानेश्वर है और ताड़केश्वर है। उसमें से पूछा गया कि बालेश्वर का निर्माण किसने करवाया, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, चंद शासकों ने इसका निर्माण जो है वो कराया है। ठीक है, इसके बाद देखिए ऑप्शन नंबर बी जो है वो लड़ीधुरा मेला किस जनपद में लगता है। ये लड़ीधुरा मेला किस जनपद में लगता है, ये आपसे पूछा गया है। लड़ीधुरा मेला किस जनपद में आपको देखने को मिलता है? चंपावत, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, बागेश्वर। तो सही आंसर आप बता दोगे यार, चंपावत है। ठीक है, खुद को कमज़ोर में समझा करो। चलिए देखिए, अब बागेश्वर की बातें करते हैं। चंपावत के बाद आपसे जो चर्चा करी जा रही है वो बागेश्वर की करी जा रही है। अब चंपावत के 20 सवाल मैंने वहाँ डाले थे, जिसका आपने बहुत अच्छी तरीके से जवाब दिया। इसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे किसकी, बागेश्वर जनपद की चर्चा करेंगे। और इसमें पहला सवाल आप लोगों के सामने क्या डाला गया है कि बागेश्वर जनपद का गठन कब हुआ है, कि इसे जिला एक्चुअल में कब बनाया गया बागेश्वर को। ठीक है, 1995, 96, 97, 98। तो आपके लिए आसान हो गया है यार, ये क्या बनाया आपने। तो आप एकदम से फटाफट आंसर कर रहे हैं। अब फटाफट आंसर करें, जिन लोगों ने नहीं किया है वो करें ऑप्शन नंबर सी। जी हाँ, ऑप्शन नंबर सी आप डायरेक्ट पिक कर सकते थे। 1997 में इसको जिला बनाया गया। पहले क्या हुआ करता था, अल्मोड़ा का एक तहसील हुआ करती थी। ठीक है, बागेश्वर क्या हुआ करता था, अल्मोड़ा का एक तहसील हुआ करती थी, और ये 1997 में बनाया गया। इसके साथ ही मैंने आपको बताया था कि RCB रुद्रप्रयाग, चंपावत और बागेश्वर तीनों जिले एक साथ बनाए गए थे। 1997 में तीनों जिले आपको देखने को मिले थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बागेश्वर किस नदी के तट पर बसा है? जी हाँ, अच्छा सवाल है कि बागेश्वर किस नदी के तट पर बसा है। तो ये आपको बताना है कि बागेश्वर किस नदी के तट पर बसा है। सरयू, कोसी, पिंडर या काली। सरयू, कोसी, पिंडर या काली, ये किस नदी के पे बसा है बागेश्वर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सरयू। ठीक है, क्यों इसका आंसर सरयू क्यों हो जाएगा? क्यों? क्योंकि एक्चुअली ये सरयू प्लस गोमती पर है। ठीक है, गोमती भी वहीं से गुजरती है, लेकिन गोमती यहाँ किसी ऑप्शन में भी नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सरयू, ऑप्शन नंबर 1 सरयू। गोमती व सरयू नदी का संगम कहाँ पर होता है? देखिए, वही अगला सवाल फिर से आ गया कि गोमती व सरयू नदी का संगम कहाँ पे होता है। तो आप आसानी से बता सकते हैं, या बैजनाथ है, या बागेश्वर है, या पांडुकेश्वर है, या कोसानी है। ठीक है, आप इसे आसानी से बता सकते हैं। तो ये कहाँ पर होता है इसका संगम? गोमती व सरयू नदी का संगम कहाँ पे होता है? आपका बागेश्वर में आपको देखने को मिलता है। ठीक है, गोमती और सरयू का संगम बागेश्वर है, और बागेश्वर के पास ही क्या है? बागनाथ मंदिर। अगर आपसे ये भी पूछा जाता है कि बागनाथ मंदिर पे किस किस नदियों का संगम है, तो आप बता सकते हैं कि गोमती व सरयू का संगम आपका बागनाथ पर भी देखने को आपको मिलेगा। निम्न में से किसे गांधी जी ने भारत का स्विट्जरलैंड कहा है? ठीक है, देखिए स्विट्जरलैंड किसे कहा है, मैंने कहा था बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, ये पेपर में बार बार पूछा जाता है। एक्चुअली जितनी भी मैं यहाँ आपको सीरीज़ कराऊंगा, उन सब सीरीज़ से आपको पेपर में सवाल देखने को 100% मिलेगा। आप लोग बस मेरे साथ इसे लगातार लगाते रहिए। ठीक है, देखिए कि गांधी जी ने किसे भारत का स्विट्जरलैंड कहा है। सल्ट है, मसूरी है, कोसानी है और बागेश्वर है। सल्ट, मसूरी, कोसानी, बागेश्वर। ठीक है, आपने आंसर दिया है। देखिए अब मेरी बारी आंसर करने की, मैं करता हूँ। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, कोसानी। इसके विषय मैंने आपको पूरी जानकारी दी थी कि गांधी जी कब आए, कब कैसे हुआ है। ठीक है, 1929 में आए, किताब पढ़ रहे थे, किताब लिख रहे थे, अपनी यंग इंडिया में लेख था उसी में जिक्र किया। तो सारी बातें आपको बताई गई हैं कि भारत का स्विट्जरलैंड कोसानी को कहा है और क्यों कहा है, ये सब चर्चाएं मैंने आपसे की हैं। अगर आप फिर भी इन चीज़ों को नहीं जान पा रहे या भूल चुके हैं तो आप कृपया करके चंपावत ज़िले की जो वीडियोज़ आपको अपलोड करी गई हैं, चंपावत ज़िला जो मैंने पढ़ाया गया है, उस चंपावत ज़िले को आप लोग
एक बार जरूर देख ले, रिवाइज कर ले, तो वहाँ से आपको एक एक बात क्लियर हो जाएगी। बागेश्वर में स्थित बागनाथ मंदिर किस भगवान का मंदिर है? ठीक है, बागेश्वर में जो बागनाथ मंदिर है वो किस भगवान का मंदिर है, ये आपसे पूछा गया है। विष्णु, नागराजा, शिव या सूर्य? देखिए पिक करना मुझे लगता है बहुत सबसे आसान काम है, बच्चों का काम है पिक करना आंसर को। आपने पिक पर भी दिया होगा। इसके पीछे की घटना भी मैंने आपको बताई थी कि एक बार क्या हुआ था कि सरयू नदी आ रही थी और वहाँ से फिर बीच में जो आपके एक ऋषि थे जिनका क्या नाम था, जिनका नाम था आपका मार्कंडेय ऋषि, वहाँ पर बैठे हुए थे। कहाँ से गुजरे, माता ने देखा, माता पार्वती ने गाय का रूप लिया, उन्हें कहा कि आप बाघ का रूप लीजिए। ठीक है, तो वहाँ व्याग बोलते हैं, तो वहाँ से व्याघ्रेश्वर, बागेश्वर, बागनाथ, तो ये बागनाथ बन के वहाँ कौन घूमता? भगवान शिव का ये मंदिर है जो व्याघ्र रूप में कहाँ घूमते हैं, वहाँ घूमते हैं, और इसी के नाम से व्याघ्रेश्वर बना और यही बनता बनता आज बागेश्वर बन गया। और वहीं बागेश्वर में क्या है? बागनाथ का मंदिर है। तो ये आसान सवाल आपके लिए है। मैं आगे बढ़ रहा हूँ। निम्न में से बागेश्वर एक प्रसिद्ध मेला है। बागेश्वर का प्रसिद्ध मेला कौन सा है? देखिए, उत्तरायणी मेला, श्यालदेव विखोती मेला, नुणाई मेला या चैती मेला। आपसे मैंने एक बात करी थी कि जब मैं अपने आपको ये पढ़ाया था कि यहाँ पे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मेला लगता है, मैंने चिल्ला चिल्ला के आपको बताया था कि केवल एक मेला यहाँ बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध आपको देखने मिलता है, और वो कौन सा है? उत्तरायणी मेला बहुत प्रसिद्ध है। और ये कब लगता है? माघ के महीने में लगता है। ठीक है, कब? माघ के महीने में लगता है, जो एक्चुअली आप क्या बोल सकते हो? जनवरी बोल सकते हो। ठीक है, कुछ लोगों को समझ में नहीं आता कि माघ होता क्या है, तो ऐसे हिंदी में भी महीने होते हैं, जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च होता है, ऐसे ही माघ, कातक, ठीक है, आप जैसे सावन देखते हैं, भादो देखते हैं, तो ऐसे ही आषाढ़ देखते हैं, तो ऐसे ही इसमें भी यहाँ क्या होते हैं? महीने होते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। बैजनाथ मंदिर कौन सी नदी के तट पर है? बैजनाथ मंदिर कौन सी नदी के तट पर है? सवाल ऑप्शन नंबर 1 है सरयू, गोमती, पिंडर या कोसी। सरयू, गोमती, पिंडर या कोसी, ये किस नदी के तट पर है? आप बता सकते हैं मुझे आसानी से। ये आपका, जब आपको मैंने यहाँ बैजनाथ मंदिर दिखाया था, इधर आपको मैंने बागेश्वर दिखाया था, ठीक है, नीचे मैंने आपको दिखाया था कोसानी के ऊपर गरुड़ दिखाया था। तो आपने कभी मैप देखा होगा, मुझसे आपने पढ़ा होगा बागेश्वर, आप जा करके देख सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर, वहाँ पे भी आपको मिल जाएगा। मैंने ऑफलाइन क्लासेस में भी आपको पढ़ाया है, वहाँ पे ऑनलाइन आप प्लेलिस्ट जाएंगे तो आपको वहाँ उत्तराखंड में काफ़ी सारे ज़िले जो है मैं पढ़ा चुका हूँ, उन सब की चर्चा मैंने की है। अगर आप वहाँ से देखेंगे तो आप वहाँ पर भी जा करके देख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि बैजनाथ मंदिर कौन सी नदी के तट पर है? ये यहाँ से मैंने बताया था गरुड़ गंगा गई है, फिर यहाँ से इधर पे आपको गोमती आपको देखने को मिलती है। देखिए यहाँ गरुड़ गंगा का कोई लेना देना नहीं है, तो यहाँ ऑप्शन में केवल एक ऑप्शन दिया मिलेगा आपको, गोमती। सरयू की बात होगी तो सरयू आपकी यहाँ पहुँचेगी, ये बागेश्वर के आसपास सरयू मिलेगी, यहाँ पे आपको गरुड़ गंगा और गोमती मिलेगी, तो यहाँ आप आंसर कर सकते थे गोमती। ठीक है, आगे चलते हैं। पिनाकेश्वर महादेव मंदिर स्थित है। देखिए मैंने कई बार कहा था कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल बनता है कि पिनाकेश्वर महादेव मंदिर कहाँ पे है? ये बैजनाथ, कपकोट, बागेश्वर या कोसानी में। ठीक है, बैजनाथ, कपकोट, बागेश्वर या कोसानी में। देखिए यहाँ पिनाक नाम की क्या है, एक क्या था, पिनाक नाम का भगवान शिव का एक धनुष था। ठीक है, उसी के नाम पे ये पिनाकेश्वर महादेव का मंदिर देखने को मिलता है। कहाँ पे मिलता है? मैंने आपको बताया था कि आप कैसे याद करेंगे, केपी। ठीक, क्या बताया था मैंने आपको कि आप केपी से याद करेंगे, पी से पिनाकेश्वर, या आप ऐसे भी याद कर सकते हैं कि कोसानी किस नदी के किस पहाड़ी पे है? ये पिंकनाथ की पहाड़ी पे है, और यहीं पे आपको पिनाकेश्वर मंदिर देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये कहाँ पे मिलेगा आपको पिनाकेश्वर महादेव? कोसानी में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो कोसानी से रिलेटेड जितनी भी बातें मैंने मोस्ट इम्पोर्टेंट करके आपको बताया था, तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है कोसानी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि बागेश्वर जनपद में निम्न में से कौन सा कुंड स्थित है? बागेश्वर जनपद में निम्न में से कौन सा कुंड स्थित है? हंस कुंड, बेताल कुंड, सुकुंड या थमरी कुंड। ठीक है, देखिए मैंने आपको यहाँ बागेश्वर जब मैंने आपको पढ़ाया है तो मैंने केवल 3 कुंडों के विषय में आपसे चर्चा की है। ठीक है, केवल 3 कुंड, उन 3 कुंड को ही आपको याद रखना। एक मैंने बताया था आपको सूरज कुंड, ठीक है,
क्या बताया था, सूरज कुंड, एक बताया था आपको अग्नि कुंड, और एक बताया था आपको देव कुंड। ठीक है, आपका ये आप बागेश्वर की बात करेंगे तो जब ऊपर आप नॉर्थ में देखेंगे तो आपको सूरज कुंड मिलेगा, नीचे आप बात करोगे साउथ की बात करोगे तो आपको अग्निकुंड देखने को मिलेगा। ठीक है, देखिए यहाँ सूरज कुंड नहीं है, अग्निकुंड नहीं है, देवकुंड ऑप्शन में नहीं है, लेकिन सूरज कुंड से आपको सुकुंड यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा कि कौन सा कुंड यहाँ स्थित है, तो यहाँ सुकुंड या सूरज कुंड आप जिसे कह रहे थे, आप ये आंसर यहाँ पर पिक करेंगे, सुकुंड इज द राइट आंसर। देखिए बागेश्वर जनपद राज्य के कितने जनपदों से सीमा बनाता है, ये फिर से सवाल वही आ गया है। अगर आप मैप नहीं पढ़ेंगे तो आप समस्या में आने वाले हैं, आपको मैप पढ़ना पड़ेगा, अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। देखिए यहाँ से ये सवाल बनता है किस जनपद में है, कि पूछेगा कि कौन सी तहसील कहाँ पे पड़ती है, ये किधर का एरिया है, या किसके साथ सीमा साझा करता है। तो जितना भी ज्योग्राफी वाला एरिया है उत्तराखंड राज्य का, देखिए आपको कसमर कस लेनी है यार, ठीक है, छोड़ना नहीं है। और मैं तो आपको बहुत आसानी से बहुत चीज़ें बहुत इजी करके आपको दे रहा हूँ, आपको हलवा दे रहा हूँ, आपको बस खाना है उसको। ठीक है, आप लोग क्या करेंगे, अगर आप भूल गए हैं चीज़ें तो आप रिवाइज पे ज़्यादा जोर डालें। ठीक है, जिन लोगों को पता है वो बहुत अच्छा है, उन्होंने तैयारी करी है, वो लगातार तैयारी में जुटे हुए हैं, लेकिन जो लोग भूल जा रहे हैं वो एक बार रिवाइज किए। तो बागेश्वर में मैंने आपको बताया था कि आपको एक चीज़ याद रखनी है, कैप। क्या बताया था, कैप याद रखना है कि किन किन जिलों के साथ सीमा साझा करता है। 3 जिलों के साथ सीमा साझा करता है, एक आपका चमोली, अल्मोड़ा और पिथौरागढ़। चमोली, अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ के साथ ये अपनी सीमा साझा करता है। उसी के बीच में आपको यहाँ पर एक देखने को मिलेगा, क्या, बागेश्वर। तो कितने, 3 जिलों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। ऑप्शन नंबर पी इज द राइट आंसर। निम्न में से राज्य का दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर है। देखिए दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर पूछा गया है, ना कि पहला। गंगोत्री ग्लेशियर, पिंडारी ग्लेशियर, कफनी ग्लेशियर या मैकतोली ग्लेशियर। ठीक है, कौन कौन सा, गंगोत्री ग्लेशियर, पिंडारी ग्लेशियर, कफनी ग्लेशियर या मैकतोली ग्लेशियर। मैं चिल्ला के आपको मैंने बताया था कि यहाँ क्या है कि जब आप बागेश्वर से बैजनाथ मंदिर या बागनाथ मंदिर से ऊपर की तरफ चलते हैं तो आपको कपकोट देखने को मिलेगा, और कपकोट के ऊपर आपको यहाँ सुंदरडूंगा के ऊपर कफनी, और कफनी के ऊपर आपको पिंडारी देखने को मिलेगा। ठीक है, सुंदरडूंगा, कफनी और उसके ऊपर पिंडारी ग्लेशियर आपको देखने को मिलेगा। और आपको बताया गया था कि सुंदरडूंगा की घाटी में 2 ग्लेशियर और हैं, आपके सुखताल और मैकतोली ग्लेशियर आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। तो यहाँ एक्चुअली राज्य का दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर जो है वो आपको बताया गया था, वो कौन सा है, पिंडारी ग्लेशियर इसका सही जवाब है। ठीक है, कफनी इसके नीचे है, मैकतोली तो आपका सुंदरडूंगा के अंदर पे पड़ता है, सुखराम और मैकतोली। साथ ही जो गंगोत्री ग्लेशियर है वो उत्तरकाशी में आपको देखने को मिलेगा, और ये राज्य का सबसे बड़ा आपका ग्लेशियर है, सबसे बड़ा हिमनद है। तो फर्स्ट नंबर पे गंगोत्री आता है जो उत्तरकाशी जिले में है, जहाँ आपने गोमुख देखा, जहाँ से भागीरथी नदी निकलती है। ये पिंडारी है, पिंडारी ग्लेशियर है जो नंबर 2 पे, और पिंडारी ग्लेशियर जो आपको देखने को मिलेगा, अभी आप देखेंगे पिंडारी ग्लेशियर को तो यहाँ से नदी निकलेगी जिसका नाम है पिंडर नदी, और आगे जो अलकनंदा आ रही होती है, अलकनंदा में जाके ये नदी मिलती है। ठीक है, कहाँ पे, एक कर्ण प्रयाग नाम की जगह बनती है, आपने देखा होगा। जब प्रमुख प्रयाग मैंने आपको बताए हैं तो उसमें बताया कि कैसे पिंडर नदी अलकनंदा में मिलती है, ये कौन कौन सी नदियाँ उसमें मिलती हैं। तो जिसे प्रमुख प्रयागों या पंच प्रयागों के विषय में कोई जानकारी नहीं है वो कृपया करके मेरी प्रयागों वाली वीडियो देख ले, जो आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगी। ठीक है, एक एक बात वहाँ पर मैंने बताई है, क्लियर हो जाएगी। आगे बढ़ते, महात्मा गांधी ने कोसानी में यंग इंडिया नामक पुस्तक कब लिखी। ठीक है, तो ये कब लिखी है महात्मा गांधी ने यंग इंडियन पुस्तक, जब वो यहाँ आए। ये कब आए हैं, 27, 28, 29, 30 कब आए हैं, ये आए हैं सन 1929 में यहाँ आए, जब आपको बताया कि 14 दिन के प्रवास पे यहाँ आए। ठीक है, कितने, 14 दिन के प्रवास पे यहाँ आए हैं, आपको बताया गया था महात्मा गांधी। और यहाँ पर इन्होंने क्या किया है कि अनासक्ति योग लिखा है, उस जगह का नाम अनासक्ति आश्रम पड़ा। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया था कि महात्मा गांधी एक किताब और लिख रहे थे, पुस्तक, जिसका नाम था यंग इंडिया। ये इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। इसी यंग इंडिया में इन्होंने क्या किया था, यहाँ पर कोसानी को भारत का स्विट्जरलैंड की संज्ञा भी दी थी। तो 1929 इज द राइट आंसर। ठीक, इसके बाद एक सवाल और है कि गांधी जी ने श्रीमद् भागवत पर अपनी प्रसिद्ध भूमिका अनासक्ति योग कहाँ लिखी थी। ठीक है,
इसका जवाब मैं अभी लास्ट क्लास में भी, लास्ट ऑप्शन में भी दे चुका हूँ। इसका सही जवाब जो है वो आपको पता ही है कि श्रीमद् भागवत पे इन्होंने अपनी अनासक्ति योग लिखा था। अनासक्ति आश्रम के अंदर जहाँ ये प्रवास के लिए आए थे, 14 दिन के लिए लगभग रुके थे। ये कौसानी में वो है, इसे भारत का स्विट्जरलैंड की भी संज्ञा दी गई है। एक लास्ट सवाल शायद ये एक और है, ठीक है, हाँ लास्ट सवाल है जी, कि निम्न में से बागेश्वर जनपद में कौन सा एक ग्लेशियर नहीं है? कौन सा ग्लेशियर नहीं है ये अभी आपको बताना। मैंने अभी आपको बताया कि नीचे आपका सुंदर ढूंगा है, सुंदर ढूंगा के ऊपर जाऊंगा तो आपका कफनी आपको नहीं मिलेगा, ऊपर आपको पिंडरी मिलेगा। और यहाँ सुंदर ढूंगा में दो हैं आपके, मैकतोली और सुखराम ग्लेशियर। देखिए सुखराम ग्लेशियर भी है आपका बागेश्वर में, तो ये ऑप्शन नहीं है, क्योंकि मुझे बताना है कि कौन सा ग्लेशियर यहाँ पर नहीं है। कफनी ग्लेशियर भी आपको बताया, ये भी ऑप्शन नहीं है। मैकतोली ग्लेशियर भी है बागेश्वर में, तो ये भी ऑप्शन नहीं है। तो बचा नामिक ग्लेशियर, ये क्या है, ये यहाँ पर देखने को आपको नहीं मिलता, तो यही इसका सही आंसर होगा। ठीक है, तो ये कुल मिला के टोटल सवाल थे जो हम लोगों ने डिस्कस किए। इन सब को आपने अच्छे से पढ़ा होगा, अच्छे से देखा होगा। देखिए जो बात अगर जब भी समझ में नहीं आती, आप उसे दोबारा देखिए, रिपीट करिए, बार बार देखिए, मुझसे पूछिए, मुझसे बात कीजिए कि अगर किसी भी सवाल में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझसे बार बार इसके विषय में चर्चा करिए। ठीक है, लेकिन हम लोगों ने बिल्कुल मेहनत से लगे रहना है, छोड़ना नहीं है, लगातार काम को करते जाना है। ठीक है, तो मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। देखिए मैं ऐसे ही आप लोगों के लिए काम के किस्से लाता रहूँगा, आप लोगों के लिए ऐसी ऐसी चीज़ें लाता रहूँगा जो आपको बेहतर से बेहतर आपको बताती चली जाएगी। ठीक है, तो मिलते हैं फिर हम लोग जल्दी। तो जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। जय हिंद।